जैसे अदन जी की कहावत थी कि जितने हरामखोर से पूर्वो जवार में प्रधान बन के आ गए लेकर, तो देश के जितने लो पर गुंडे ये गरुआ अंगोछा जलोका कंगोछा लेकर के ये आज भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। आज हिंदुओं को बांटने की साजिश, हिंदुओं को भी कोटवादी हिंदू अलग, गांधीवादी हिंदू अलग। इनकी हैसियत है कि संघ के विपरीत चले जाए। संघ ही सरकार है आज। इस 5 साल के दौरान हमको नहीं लग रहा है कि सरकार ने कोई कुछ किया, सिवाय एक जैसे डाबर की दुकान पे रामरस द्राक्षासो है, वैसे एक रामासो है। और यही भाजपाई, यही आरएसएस के लोग रामासो बांट लें कि 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम, 2 बूंद सुबह। इससे न भूख लगेगी, न कपड़े की जरूरत है, न गैस की जरूरत है, न सामान की जरूरत, खाली रामासो पीजिए, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम। अगर पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में एक कंपटीशन करा लिया जाए कि फेंकने की, लफाजी की बात करने की या झूठ बोलने की, तो शायद पूरे दुनिया में सबसे पहला आदमी इनाम पाने वाला झूठ बोलने में मोदी जी, लफाजी करने में मोदी। जनता कहने जा रही है कि भूखे भजन न हो गोपाला और ले लो अपन कंठी माला। राम के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर खाली इस देश को नहीं चलाया जा सकता। यह देश गांधी का। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। चुनाव नजदीक है, हर तरफ माहौल गर्म हो चला है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोंडा कलेक्ट्रेट कचहरी में, जहां आज हम लोगों से जानने के लिए जुड़ेंगे यहाँ के अधिवक्ताओं से, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं या किन मुद्दों पर वो इस बार वोट डालने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं और यहाँ के अधिवक्ताओं से जानते हैं क्या होंगे इस बार उनके मुद्दे चुनाव को लेकर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविचंद्र त्रिपाठी जी। तो क्या लगता है इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, जनता किस पर वोट करेगी, और अभिवक्ताओं की अगर हम बात करते हैं तो इनके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? जहाँ तक अधिवक्ताओं की बात है, इस सरकार के दायरे में ही कहीं अधिवक्ता है ही नहीं है। जब से ये सरकार आई है, अधिवक्ताओं का मुद्दा तो पहला मुद्दा ये है कि जूनियर्स को कचहरी में जमाने के लिए उनको प्रोत्साहन भत्ता कम से कम 5,000 रुपया महीने 3 साल तक दिया जाए। ये हम लोगों की मांग थी। कुछ दिन पहले जब लोकसभा का चुनाव आया था तो ब्रजेश पाठक जी ने अनाउंस भी किया था कि 3,000 रुपया महीना हम देंगे 3 साल तक जूनियर अधिवक्ताओं को, और वह लोकसभा चुनाव खत्म हो गया और वो लागू नहीं हुआ। तो इस तरह अधिवक्ता के हितों के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया अभी तक। जो भी किया है आप देख लो, पूरे कचहरी में ये अधिवक्ता चैम्बर है, ये सपा की देन है। तहसीलों में, विभिन्न तहसीलों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तहसीलों की, वो सपा की देन है। हमारे बैठने वाले शेड वो सपा की देन है। 200 करोड़ रुपया अधिवक्ता कल्याण न्यासी समिति में जो आया वो अखिलेश यादव की देन है। इस सरकार ने अधिवक्ताओं के हितों के लिए कोई काम नहीं किया। पिछले 5 साल में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से आप लोगों को लाभ किया कि जो हम ये कह सकें कि ये सरकार अधिवक्ताओं के हितों के लिए कुछ कर रही है। ये कोई ऐसा है ही नहीं, कोई काम हम लोग कहें क्या। तो क्या लगता है जो आपकी समस्याएं, जिस तरह से आपने बताया कि इस सरकार में ये सारी सुनवाई नहीं हुई है और जो भी चीजें अभी यहाँ पर दिख रहा है, अगर हम कचहरी की बात करें तो ये सारी सपा सरकार की देन है। तो इस बार चुनाव में क्या लगता है कौन आने वाला है, किसको जनता चुनेगी? देखिए, चुनाव की जहां तक बात है, यह विशेषकर यह इलाका बहुत सेंटिमेंटल है। देवी पाटन मंडल के इलाके, यहाँ तो हम नहीं कहते, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में इस 5 साल के दौरान हमको नहीं लग रहा है कि सरकार ने कोई कुछ किया है, सिवाय एक जैसे डाबर की दुकान पे रामरस द्राक्षासो है, वैसे एक रामासो है। और यही भाजपाई, यही आरएसएस के लोग रामासो बांट लें कि 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम, 2 बूंद सुबह। इससे न भूख लगेगी, न कपड़े की जरूरत है, न गैस की जरूरत है, न सामान की जरूरत है, खाली रामासो पीजिए, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम।
सरकार कैसे बांट रही है लोगों बाकी को? ये कहने का मुद्दा, हमारा कहने का मतलब है कि खाली 2 पॉइंट पर सरकार हम लोगों का दोहन करती है। एक तो जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, और एक राम के नाम पर। तो यह जनता अब जान चुकी है और जनता में निश्चित तौर पर आक्रोश अंदर अंदर है। अंदर अंदर इसलिए है कि इन्होंने अघोषित इमरजेंसी लगा रखा है। इंदिरा गांधी के समय तो घोषित इमरजेंसी थी। आज कोई भी प्रेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, अपने मन से न्यूज नहीं लिख सकता है। गाइडलाइन के तहत न्यूज लिखेगा। अगर लिख देगा तो बंद हो जाएगा अखबार, या वो एंकर निकाल दिया जाएगा, या वो संवाद नेशनल मीडिया की बात करें। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी यही हवाला। तो आज मीडिया पर इनका कब्जा, आज जो लोगों की जुबान पर कब्जा। ये अगर कोई भाजपा का आलोचना कर दे तो थाने के सामने गेरुआ अंगोछा ओढ़े 4 लोग खड़े रहते हैं, तुरंत FIR। तो आज अघोषित इमरजेंसी है और इसी कारण पूरे प्रदेश को, पूरे देश को भय से त्रस्त कर रखा है, डर के मारे दबा रखा है। लोग डर के मारे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस दिन ऊंट होगा उस दिन ऊंट करवट लेगा जरूर। और यह चुनाव बहुत आसान योगी जी के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जनता राम और केवल हिंदू मुसलमान से ऊब चुकी है इन नारों से। कल ही एक प्रोग्राम में देखा गया, योगी जी ने बोला कि हम 400 सीटें ला रहे हैं, 3 सीटें हमने छोड़ दी है सपा के लिए, जो आपस में बांट लेंगे, 400 हम ला रहे हैं। देखिए, योगी जी अपने गुरु, उनके गुरु जी भी तो मोदी जी भी तो, मोदी अगर पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में एक कंपटीशन करा लिया जाए कि फेंकने की, लफाजी की बात करने की या झूठ बोलने की, तो शायद पूरे दुनिया में सबसे पहला आदमी इनाम पाने वाला झूठ बोलने में मोदी जी, लफाजी करने में मोदी जी। तो वही लफाजी ये भी करते हैं, 400-300 के नीचे की बात नहीं करते। लेकिन अब की भितरी के माँ तो बहुरिये जाने, उनका दिल जानता है और इसीलिए छटपटा रहे हैं। अब की करवट देखिए, जनता में आक्रोश है, क्योंकि जनता की मूल समस्या, किसानों की मूल समस्या, महंगाई आज चरम सीमा पर है। यही लोग, जब मनमोहन सिंह सरकार थी तब ये चलाते थे, इनका बाजा बजता था कि महंगाई डायन खाए जाते। आज महंगाई इनकी कोई सवाल ही नहीं। महंगाई की बात कीजिए तो इनके नेता कह देते हैं 60 साल पहले, 70 साल पहले महंगाई पहले भी। अरे भाई, पहले थी, लेकिन आज आपकी जिम्मेदारी है दूर करनी। 210 रुपया तेल कभी नहीं बिका। यह इतिहास है इस हिंदुस्तान का कि इतनी ज्यादा बड़ी महंगाई कभी नहीं हुई है जितना इसके जमाने में हुई। और पूरे हिंदुस्तान को मोदी जी कहते हैं या योगी जी कहते हैं, हम हिंदुस्तान को बिकने नहीं दूंगा, हिंदुस्तान को बिकने नहीं दूंगा। आपने हवाई जहाज बेच लिया, आपने रेल विभाग बेच लिया, आप शिक्षा विभाग बेच रहे हो, आप अस्पताल बेच रहे हो, आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, आप बैंक बेच रहे हो। बचा क्या है? हिंदुस्तान के सारे प्रतिष्ठान का निजीकरण आप कर दोगे तो बचा क्या? तब आपको क्या जरूरत है आपकी? भाई, आपकी क्या जरूरत है? भाई, आप अस्पताल को प्राइवेट सेक्टर में दे दोगे तो स्वास्थ्य मंत्री की क्या जरूरत है? आप बिजली विभाग को आप दे दोगे प्राइवेट सेक्टर में तो बिजली मंत्री की क्या जरूरत है? आप शिक्षा को आप प्राइवेट सेक्टर में दे दोगे तो आप शिक्षा मंत्री की क्या जरूरत है? टैक्स हम दें, पैसा हमारा, वोट हम आपको बनावे, और जब आप हो जाओ तब आप कहो कि हम तय हम करेंगे। अभी आपने भाजपा सरकार के साथ साथ आरएसएस का नाम लिया, आरएसएस का जिक्र भी किया, तो क्यों लगता है भाजपा और आरएसएस का नाम एक साथ आना? ऐसा है कि भाजपा आरएसएस मदर है और भाजपा उसकी लड़की या लड़का है। हाँ, भाजपा आरएसएस जब बनी, जब आरएसएस की स्थापना हुई तो उसके देश की आजादी के बाद उसको एक राजनीतिक दल की जरूरत थी।
जो सदन में या उसके कुकर्मों पर उसके साथ खड़ी रहे, आरएसएस के साथ, तो उन्होंने भाजपा बनवाई। वही लोग थे जो भाजपा बनाए, जनसंघ बनाए, और वही जनसंघ का प्रतिरूप प्रतिमूर्ति जो है ये मतलब भाजपा को ऑपरेट करने वाले आरएसएस, ऐसा कहना है? भाजपा को कॉपरेट नहीं, भाजपा को बनाने में। आज आज भाजपा की सरकार तो सामने भाजपा है, लेकिन कठपुतली, जैसे कठपुतली नचाई जाती है, आरएसएस ही उसकी मालिक है। मोहन भागवत के ही झंडे पर, इशारे पर ये सरकार, दोनों सरकारें भाजपा की सरकारें चलती हैं। अगर नहीं है तो उदाहरण के तौर पर हम वो ये कहते हैं हमसे राजनीति से मतलब नहीं, हर 6 महीने बाद सरकार के कार्य की समीक्षा क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री गृह मंत्री क्यों नागपुर जाकर के सरकार की समीक्षा कराते हैं? तो वास्तव में सरकार पहले बोल देंगे, पहले वो गाइडलाइन वही तय करते हैं कि सरकार क्या करेगी, इस मुद्दे पर सरकार क्या करेगी, वो चाहे राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो, पॉलिसी वही तय करते हैं। चाहे विदेशी पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी वो तय करते हैं, आर्थिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी वो तय करते हैं, और राजनीतिक पॉलिसी वो तय करते हैं, संघ तय करता है। इनकी हैसियत है कि संघ के विपरीत चले जाए। संघ ही सरकार है आज। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, चलिए प्रदेश और देश की बात हो गई है, गोंडा में क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? अभी मौजूदा समय की बात करते हैं, प्रतीक भूषण। गोंडा ने कम से कम 7 सीट में से 4 सीट तो ये हारेंगे ही हारेंगे। जैसे कौन कौन सी? हम हमको लग रहा है ये कटरा के हारेंगे, मैनौर हारेंगे, गौरा हारेंगे, कर्नलगंज हारेंगे। ये 4 तो हमारी जानकारी। ये 4, इस पे आपको डाउट नहीं है, 4 हारेगी? और आप सदर की बात करते हैं, सदर क्या लगता है? सदर में इनकी लड़ाई आसान नहीं है, सदर में भी टफ लड़ाई है। अगर कैंडिडेट बढ़िया आया तो बढ़िया कैंडिडेट दिया इन्होंने। किससे उम्मीद कर रहे हैं आप? कौन? अभी हम सब नहीं कर, लेकिन लड़ाई टफ है गोंडा की भी, भाजपा के लिए आसान नहीं। तो अगर चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं, जिस तरह से कल योगी जी ने बोला हम 400 सीटों के साथ आएंगे, यही चीज अखिलेश जी भी कह चुके हैं कि हम 400 सीटों के साथ आएंगे। कौन लगता है इस बार बाजी एक तरफा मारेगा या फिर कहीं ना कहीं लड़ाई काटेगी? अखिलेश अखिलेश क्या कहते हैं और योगी जी क्या कहते हैं, इस मुद्दे पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अब की चुनाव बहुत कठिन है। राह बीजेपी की भी बहुत आसान नहीं, और 400 सीट कहना इनके लिए उनके लिए ये आसान बात है कि हम मुंह से कह दें 400 सीट, लेकिन अब की 300 का आंकड़ा भी पार कर ले जाएं दोनों। भाई सवाल इस बात का है कि मुंह से कह देना कि योगी जी कह दें 400 सीट, लेकिन योगी जी से दिल से पूछे गोरखपुर क्या हाल है उनका, पूर्वांचल में क्या हाल है। ये गोंडा नहीं है कि राम जी की पूछ पकड़े लटके रहे हैं। पूर्वांचल के लोग हैं, किसान हैं, समझदार हैं। ये गोंडा 2-4 जिलों में यह है, 2-4 जिला में है, 2-4 जिला में, कि जहाँ जैसे अदम जी की कहावत थी कि जितने हरामखोर थे पूर्वो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली का, तो देश के जितने लो पर गुंडे ये गरुआ अंगौछा 1.5 रुपया का अंगौछा लेकर के ये आज भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। तो जनता त्रस्त है। ये 1.5 रुपए का अंगौछा बटना शुरू होगा चुनाव तक, उसके बाद पूछिए ना, ये खाली नौजवान को इस्तेमाल करते हैं। एक नौकरी दिया हो बताए संविदा पर। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक बैंकों में इंदिरा गांधी बैंक का राष्ट्रीयकरण कर गई। हमारे घर का बच्चा 50,000 40,000 तनख्वाह पाता है, लेकिन ये उद्योगपति के हाथ में बैंक को बेचने जा रहा है। 10,000 रुपया में उद्योगपति एक महाजन रखेगा हमारे लड़के को नौकर, जब चाहेगा निकाल देगा। तो ये सारे विभागों का निजीकरण इसीलिए कर रहे हैं। तो जब सारे विभागों का आप निजीकरण कर दोगे, आपकी जरूरत क्या है? ये शुद्ध शुद्ध उद्योगपतियों की सरकार है।
99,000 करोड़ 65,000 करोड़ रुपया आपने कर्जा अडानी का क्यों माफ कर दिया? किसान का कर्जा माफ करना हो तो आपकी नानी मरने लगती है, अडानी का कर्जा माफ कर दोगे आप। नीरव मोदी, नीरव मोदी, नीरव मोदी, आज कहाँ चले गए नीरव मोदी? आप जब चाहते हो उस मुद्दे को उछाल देते हो, आप जब चाहते हो तो उस मुद्दे को, नीरव मोदी को आसानी से तड़का दिया कि भाग जाओ बेटा अमेरिका में। 2014 के चुनाव में आपने कहा था कि हम दाऊद को पकड़ने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आएंगे, तब भाजपा वाले कहा थे कल ही पकड़ लाई, जैसे प्रधानमंत्री हो जाई पकड़ लाई। और के बाद क्या हुआ? नीरव मोदी को ये ला नहीं सकते, विजय माल्या को ला नहीं सकते, दाऊद को इनकी हिम्मत ले आएंगे। अमेरिका लादेन को पकड़ के मार के समुद्र में डुबो दिया और ये मीजत रह गया, हाथ मलत है। दाऊद बैठा है, डकार रहा है, नीरव मोदी अमेरिका में बैठे, विजय माल्या अमेरिका में बैठा, रुपया ले ले जा रहा। को राष्ट्रवादी मान ले, हम आपको सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त मान लें, आप पूरे जनसंघ में और पूरे आरएसएस में गुरु गोलवलकर से लेकर के जब से आरएसएस की स्थापना हुई और आज तक एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बता देना कि कौन हिंदुस्तान की आजादी के लिए जेल गया? एक नाम बता दें, जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक। हाँ, इतना जरूर है कि इनकी पार्टी के तमाम ऐसे नेता जिनका नाम नहीं लेना चाहते हम, बहुत सम्मानित नेता माने जाते हैं, वो उनके मुखबिरी से और उनके वादा माफ गवाह से आजादी की लड़ाई के समय 2-3 नौजवानों को फांसी हुई। क्या है, किसका नाम लेना चाहेंगे? सवाल इस बात का है कि हम इसका क्यों लें, लेकिन भाजपा में देखिए इनका एक काम है, ये जब देखेंगे कि आपके माध्यम से ये ऊपर पहुंच सकते हैं तो आपके कंधे पे चढ़ करके ये सवार होके चले जाएंगे, कुर्सी पर बैठ जाएंगे, फिर आपको लात मार देंगे। तो इनसे ज्यादा स्वार्थी आदमी, इसलिए धीरे धीरे छोटे छोटे घटक भी, छोटे छोटे दल भी इनको जान चुके हैं और धीरे धीरे जनता भी जान चुकी है, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला। अब जनता कहने जा रही है कि भूखे भजन न होए गोपाला और ले लो अपन कंठी माला। राम के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर खाली इस देश को नहीं चलाया जा सकता। यह देश गांधी का है। यहाँ हिंदुओं को भी, आज हिंदुओं को बांटने की साजिश, हिंदुओं को भी, गोडसेवादी हिंदू अलग, गांधीवादी हिंदू अलग। आज गांधी के नाम की शपथ लोगे, गांधी के दुनिया में गांधी को माला पहनाओगे, गांधी की मूर्ति लगाओगे और अपने मंत्रियों से गांधी को गाली दिलवाओगे, ये दूरी कैसे चलेगी? दूरी नहीं। अभी तक लोगों को लग रहा है हिंदू मुसलमान ही बटे हैं, आपने अभी ये चीज बताई कि हिंदू भी दो गुटों में बट चुके हैं। ये साजिश चली रही है। आप गोडसे की, अब कोई भी हिंदू आज के जमाने में कोई गोडसे को पसंद करना चाहेगा, लेकिन उसमें से एक हिंदू तबका ऐसा भी निकल रहा है कि जो गोडसे की भी पूजा करेगा। अब करना पड़ेगा अगर नरेंद्र मोदी रहे तो, करना पड़ेगा अगर मोहन भागवत रहे तो, करना पड़ेगा अगर योगी रहे तो। नरेंद्र मोदी को तो अक्सर देखा जाता है, प्रधानमंत्री जी को, कि वो महात्मा गांधी जी की मूर्तियों पर माला चढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी माला चढ़ाते हैं तो उनके भाजपा के ये क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते जो गोडसे की पूजा करते हैं, मंदिर बनाने की बात करते हैं, गोडसे को गांधी को गाली देते हैं? भाजपा में आरएसएस में क्यों नहीं उनको निकाला जाता? भाई इनके अधिकृत मंत्री कहते नहीं कहते। तो आज हिंदुओं को भी दो ग्रुप में, एक फाइनेटिक हिंदू, एक नरमपंथी हिंदू। फाइनेटिक हिंदू, फाइनेटिक भाई, हम तो ये मानते हैं कि हर फाइनेटिक हिंदू भी बुरा है और फाइनेटिक, भाई सवाल इस बात का, हिंदू पहले देश तब जाति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई, पहले देश। और भाजपा का है कि पहले जाति, पहले हिंदू तब देश। हमारे
हिंदू में और उनके हिंदू में फर्क है। हमारा हिंदू यह कहता है कि पहले देश तब हम, और उनका हिंदू ये कहता है पहले वो तब देश। वो कहते हैं देश हमसे बना।